we'll proceed with our next chapter. The name of the chapter is linear equation in two variable. Linear equations in two variable. तो ये जो आपका चैप्टर 3 है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एक एक करके देखो इसको समझते हैं. यहाँ पर एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है लीनियर. 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो. कोई बताएगा लीनियर का मतलब क्या था? यस, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होती है 1. ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होती है 1. ऐसी इक्वेशन जिसकी होती है डिग्री 1. ठीक है. अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करता हूँ, लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल है? 2. तो 2 वेरिएबल का मतलब x और y. तो अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखूँ एक लीनियर इक्वेशन को 2 वेरिएबल में, तो वो होगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन. व्हाई आई एम सेइंग सो? बिकॉज डिग्री इसकी 1 है. 2 वेरिएबल x और y 2 वेरिएबल है. तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है. अब आगे देखो. अब लीनियर इक्वेशंस देखो, इसमें होगा क्या? इसमें आपको 2 इक्वेशंस गिवन होंगे. जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0. ठीक है. और एक इक्वेशन ले रहा हूँ मैं 5x प्लस 7y प्लस 9 इक्वल टू 0. कितनी इक्वेशन है ये? 2 इक्वेशन. कितनी इक्वेशन है? 2 इक्वेशन है. यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. अब आगे देखो जी, आगे देखो. अब ये देखो आप लीनियर इक्वेशन. तो लीनियर इक्वेशंस है. अब आपको ये कहा जाएगा सॉल्व दीज इक्वेशन एंड फाइंड द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपको x और y की वैल्यू बतानी है. सॉल्व दीज 2 इक्वेशन. देखो 2 इक्वेशन है ना, और इक्वेशन में वेरिएबल भी कितने हैं? 2. पहले तो मैथमेटिकली समझो इस चीज़ को. अगर 2 वेरिएबल हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 इक्वेशन चाहिए. 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 इक्वेशन चाहिए. आपके सिलेबस में 2 वेरिएबल की बात हम करेंगे. तो आपको जहाँ भी इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होगी उसके लिए आपके पास कितनी इक्वेशंस अवेलेबल होंगी? 2. ये बात समझ में आ रही है? तो जब हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, यानी कि ऐसे 2 इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो इसका जब हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, उसका सॉल्यूशन फाइंड करने का, यानी कि इसको सॉल्व करके x और y निकालने के लिए हमारे पास 4 मेथड होते हैं. कितने मेथड होते हैं? 4. We have got 4 methods to find the value of x and y variable. वो 4 मेथड्स क्या होते हैं? फर्स्ट मेथड होता है आपका ग्राफिकल, कि हम ग्राफ की हेल्प से, एक ग्राफ इस इक्वेशन से बनेगा, एक ग्राफिकल लाइन इससे बनेगी. उस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से हम सॉल्यूशन बताएंगे कि x और y की वैल्यू क्या है. जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड है कि ग्राफिकल मेथड से कैसे हम सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशंस को. दूसरा होता है आपका मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड. नेक्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. नेक्स्ट मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है. ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है. थर्ड मेथड इज एलिमिनेशन मेथड. थर्ड मेथड इज एलिमिनेशन मेथड. थर्ड मेथड क्या होता है आपका? एलिमिनेशन मेथड होता है. ये क्लियर हो गया? एलिमिनेशन मेथड. एंड फोर्थ मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. फोर्थ मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले तो 2 वेरिएबल, तो कितनी इक्वेशन चाहिए? 2. लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1. तो कितने मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं? 4. अब आपके सिलेबस में ये वाला जो मेथड है वो अब नहीं है. पहले था, अब नहीं है. यानी कि हम इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम सीखेंगे. बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया यहाँ तक? तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उस पर हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की. तो करें स्टार्ट. एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 3.1. नाउ फर्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 3.1. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1. फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. देखो क्या कहा जा रहा है? फॉर्म द पेयर. पेयर से क्या समझ में आ रहा है? 2. पेयर होता है ना 2 का, यानी कि आपको कहा जा रहा है भैया 2 लीनियर इक्वेशंस बनाओ. इतनी बात समझ पा रहे हो?
क्योंकि यहाँ पर जो पूरा चैप्टर है उसमें कितने वेरिएबल है? 2। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा अगर 2 वेरिएबल है तो कितनी इक्वेशन चाहिए? 2। तो आपको कितनी इक्वेशन चाहिए? 2। तो आपको कहा जा रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो फर्स्ट मेथड से हमें इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड। तो देखो जैसे फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं, देखो अगर मुझे 2 इक्वेशन बनानी है तो मेरे पास 2 केस होने चाहिए, 2 केस होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz। ठीक है, if the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। Find the number of boys and girls। तो first of all let number of boys be x and number of girls be y। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ये बात क्लियर होगी। मान लिया हमने कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं x है और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है y। अब मैंने कहा 2 केसेस होंगे। केस 1 अगर मैं केस 1 पर आता हूँ तो आपको कहा जा रहा है भैया टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? स्टार्टिंग में पढ़ो 10 है ना, टोटल 10। तो केस 1 के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ x + y = 10, x + y = 10। एग्री करते हो? केस 2 पर आ जाओ। केस 2 क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अब ध्यान से देखो, बॉयज कितने हैं? x। कोई भी क्वेश्चन और बीच में किस चीज़ का साइन आता है? इक्वल का। क्या x = y है यहाँ पर? नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अगर x = y करना है तो मुझे क्या यहाँ पे +4 नहीं करना चाहिए? भैया ये बॉयज़ ये गर्ल्स जो बॉयज़ से 4 जाता है, अब ये कब इक्वल होगा? जब इसमें 4 ऐड कर दो। एग्री करते हो? कैसे? नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो मैं +4 करूँ या -4? सोच के बोलो। यदि ये बॉयज़ है, ये गर्ल्स है, ये बॉयज़ है, ये गर्ल्स है, बात समझ आ रही है आपको? अब आपको कहा जा रहा है जो गर्ल्स है वो बॉयज़ से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। समझ पा रहे हो इस चीज़ को जो मैं कह रहा हूँ? अब तो या तो यहाँ +4 करो या फिर यहाँ क्या कर दो? -4। बात समझ में आ रही है? या फिर आप ये कहो सर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि y नंबर ऑफ गर्ल्स, y क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स, और x क्या है? नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज। अब ये जितना भी नंबर है ये इससे 4 ज़्यादा है, मानते हो ना? गर्ल्स और बॉयज से कितने ज़्यादा है? 4। तो क्या मुझे यहाँ +4 नहीं करना चाहिए? अब एग्री करते हो? ठीक है। अब ग्राफ बनाने के लिए आपने 11वीं क्लास में भी देखा है, जैसे कि मैंने इसको क्या किया, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ? x = 10 - y से क्वेश्चन नंबर 1। x = 10 - y क्वेश्चन नंबर 1। ये भी यानी कि एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रख के बाकी सारी वैल्यूज़ को हम राइट हैंड साइड पे रखते हैं। और यहाँ पे y = x + 4, ये तो ऑलरेडी है तो इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। दोनों का हम पॉइंट्स टेबल बनाएंगे। दोनों का क्या बनाएंगे? पॉइंट्स टेबल। तो y की वैल्यू अगर मान लो मैंने कितनी ले ली? 5। y की वैल्यू 5, तो 10 - 5। एग्री करते हो? ठीक है। y की वैल्यू मैंने ले ली मान लो 7, तो 10 - 7 3। y की वैल्यू क्या ले लो? और क्या ले सकते हैं? 6 ले लो। तो ये कितना? y की जगह दीदी 7 रख दिया, y की वैल्यू 5 ली है, तो 10 - 5 5। y की वैल्यू 7, y की जगह 7 रखा, तो 10 - 7 x की वैल्यू 3। y की जगह 6 रखा, y की जगह 6, तो 10 - 6 4, तो x की वैल्यू 4। 3 पॉइंट्स काफ़ी होते हैं। नीचे y की जगह पे जो 5 लिखा है 10 है ना? क्यों आएगा दीदी 10? कुछ भी रखो आप, 10 ही क्यों ले रहे हो आप? अब मैं 5 लूँ 4 लूँ से क्या फ़र्क पड़ रहा है? मैंने कहा y की जगह 5 रखो, तो रखो ना y की जगह 5। अब ये बताओ x क्या आएगा? सही तो है, क्या दिक्कत हो रही है? दोबारा बताओ। हो जाता है। आगे चलो,
मैंने दीदी 10 के पीछे पे ले लूँ क्या? 10 भी लेना है? नहीं नहीं ठीक है। अरे मुझे लगा वो हाँ समझ रहा हूँ, लगता है। अब भैया ये हो गया x और y। अब ध्यान से देखना, अब आप पुट करोगे x की वैल्यू। मान लो मैंने x की जगह ले लिया 3, तो 3 + 4 y। अब जो पुट करो पहले उसको यहाँ पे लिखो, अब जो आएगा वो दूसरे पे लिखो। 3 + 4 कितना हो गया? 7 हो गया। फिर x की जगह मान लो मैंने ले लिया -4 ले लेते हैं, चलो तो -4 + 4 0। फिर x की जगह ले लेते हैं 2 6। तो क्या ये पॉइंट टेबल क्लियर हो गया आपको? दीदी फिर से पूछ रहा हूँ, क्लियर है 5 या 10 पसंद आ रहा है? हैं चलूँ आगे? ठीक है चलो। अब ये 2 पॉइंट्स है, इस पर अब आप क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। इस पर क्या बनाओगे आप? ग्राफ। तो ये हो गया आपका y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस। तो मैंने यहाँ ले लिया 0। अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है? 7 तक ही जा रही है। तो आई थिंक हम 1 2 3 4 5 6 और 7। अब मैं रफली बना रहा हूँ, एग्जैक्टली जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। यहाँ भी कर दो, माइनस में -4 तक जा रहा है, चलो -1 -2 -3 -4 तक तो ले ही लेते हैं। फिर ये हो गया -1 -2 -3 -4, इसको भी फिल कर दो। और y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 और 7। गुड आउट, ठीक है। ये आपका क्या है? लाइन 1 और ये क्या है? लाइन 2 की इक्वेशन, ठीक है। लाइन 1 में कहा जा रहा है 5 पर 5, x 5 y 5। तो कहीं रफली कहीं यहाँ पर आएगा, समझ पा रहे हो? x3, पहले x को देखना है। 3 पर 7, तो x के 3 पर आ जाओ, ये x एक्सिस होता है। ये क्या होता है आपका? x एक्सिस। तो 3 पर 7, तो ये 3 है, 3 पर ये 7 आ गया। ये क्या आ गया आपका? 7 आ गया। ये क्या आ गया आपका? 7। फिर 4 पर 6 है, ये 4 है और ये क्या आ गया आपका? 6 आ गया। ये क्या आ गया आपका? 6। तो ये जो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है ये कुछ ऐसे जाएगी। ये जो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है ये आपकी कुछ ऐसे जाएगी। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है। अच्छा सेकंड लाइन पर आ जाओ। 3 पर 7, 3 पर 7, 3 पर 7, तो 3 पर 7 तो यही वाला पॉइंट हो गया। और -4 पर 0, ये रहा -4, 0 इसी पर हो गया, तो ये वाला पॉइंट हो गया। 2 पर 6 कुछ ये वाला पॉइंट हो गया, कुछ ऐसे आ जाएगा आपका, ठीक है जी, कुछ ऐसे। तो ये कुछ लाइन आपकी ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे। जहाँ ये इंटरसेक्ट हो रहा है वही आपका सॉल्यूशन है। जहाँ ये दोनों लाइन, ये कौन सी लाइन है? लाइन 1 ये वाली, और ये कौन सी लाइन है? लाइन 2 की इक्वेशन है। जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करिए वो पॉइंट क्या है? x पर क्या है? 3, y पर क्या है? 7। तो आप कहोगे एज लाइन 1 एंड लाइन 2 इंटरसेक्ट, या इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर लाइन 1 एंड लाइन 2 नहीं कहना तो आप ऐसे भी कह सकते हो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, या और बेटर वे में एज गिवन लाइंस, एज गिवन लाइंस इंटरसेक्ट एट, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी है? 3,7, x3 y7। देयरफॉर अब x क्या था? नंबर ऑफ बॉयज। देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज, जिसको आपने x लिया था, तो x तो 3, x क्या हो गया आपका? 3, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, इसको आपने y लिया था, वो 7। तो ग्राफिकल मेथड से ऐसे फाइंड किया जाता है। 2 लाइन से इक्वेशंस बनेंगी, पॉइंट्स टेबल बनाओ, ग्राफ बनाओ, ग्राफ में जहाँ वो इंटरसेक्ट करेंगी वही आंसर है। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करती है तो आप सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। ना कॉमन पॉइंट यदि कुछ और ले लेते, इंटरसेक्ट जहाँ करती बस मेजरमेंट हो जाती। कॉमन पॉइंट क्यों लेना है? हमें थोड़ा सा अपना आना है। ये तो आपने ऐसे ले लिया, इसको कुछ भी लेते या कहीं ये इंटरसेक्ट इसी पॉइंट पर करती। मैं कुछ भी लेता, जब मैं इसको एक्सटेंड करता वो जहाँ इंटरसेक्ट करती वो पॉइंट क्या होता? वो यही होता, 3 और 7। अब देखो जो गर्ल्स है वो बॉयज से कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। हो रही है ना कंडीशन, और दोनों को प्लस करके क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। समझ में आ गया क्वेश्चन? चले आगे, ठीक है। नाउ पार्ट 2।
पार्ट 2 में आपको कहा जा रहा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil. जो पूछा हुआ उसी को x और y ले लेते हैं. Let cost of one pencil be ₹x and cost of one pen be ₹y. ये क्लियर हो गया आपको. एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹y. ये क्लियर हो गया. ठीक है. अब आपको कहा जा रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन. अब मुझे एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 पेंसिल, पहली कंडीशन केस 1. तो केस 1 क्या है आपका? केस 1 5 पेंसिल, एक x की है तो 5 होगी 5x की, एंड प्लस 7y, टोटल कितने का है? ₹50 का है. तो ये तो होगी आपकी फर्स्ट, या आपका केस फर्स्ट से की क्वेश्चन आ गई ना. और इसी तरह से अगर मैं केस 2 की बात करता हूँ, केस 2 में क्या कहा जा रहा है आपको? 7 पेंसिल दैट इज 7x एंड 5 पेन प्लस 5y टुगेदर ₹46. ये हो गया आपकी सेकंड इक्वेशन. अब मैंने कहा था किसी एक वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं. जैसे कि अगर मैं इसको करता हूँ तो मैं क्या सकता हूँ? 7y = 50, या x को y में करते हैं तो अगर मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ 5x = 50 - 7y. तो x = क्या हो जाएगा? 50 - 7y/5. अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे. यहाँ से भी ऐसे ही 7x = क्या हो जाएगा? 46 - 5y, और x = क्या होगा? 46 - 5y/7. ये क्लियर हो गया. तो इसको फर्स्ट ले लो, इसको ले लो सेकंड. अब क्या बनाना है? दोनों का पॉइंट्स टेबल. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका पॉइंट टेबल का. ठीक है, चलो जी मैं पॉइंट्स टेबल बना दूँ. अब कोशिश क्या करनी है हमें कि हम y की ऐसी वैल्यू रखें कि रखने के बाद जब मैं न्यूमरेटर को सॉल्व करूँ वो 5 से डिविजिबल हो जाए. जैसे कि मान लो मैं y की जगह 0 ले रहा हूँ तो 50/5 क्या हो जाएगा? 10. कोई दिक्कत ही नहीं है, सही है ना. और y की जगह मान लो मैं 5 ले लेता हूँ तो 7 × 5 = 35, 50 - 35 15, 15/5 3 हो गया डिविजिबल. और क्या ले सकते हो? 10 ले लो तो -70 + 50 -20, -20/5 -4 हो गया. कोई डाउट है तो बताओ. 3 क्लियर है यहाँ तक? चलूँ. अच्छा इसमें भी, अब इसमें हमें कोशिश क्या करनी है कि y की ऐसी वैल्यू पुट करें कि न्यूमरेटर सॉल्व होने के बाद वो 7 से डिविजिबल हो. 7 से क्या हो? डिविजिबल. तो आपने भैया यहाँ ले लिया x और यहाँ ले लिया y, यहाँ ले लिया x, यहाँ ले लिया y. ठीक है. अगर मैं y की जगह -2 ले लेता हूँ, -2, तो -2 और -5 + 10, 46 और 10 56, 7 8 = 56. समझ में आ रहा है? ले सकता हूँ. चलो मैं y की जगह 5 ले लेता हूँ तो 5 5 = 25, 46 - 25 21, और 21/7 3. ये भी सही है. और अगर मैं यहाँ पे देखो 12 लेता हूँ तो -60, 12 5 = 60 होता है. -60 + 46 -14, तो -14/7 -2 हो गया. क्लियर हो गया? पहले बताओ पॉइंट टेबल समझ में आ गया. तो ये आपका लाइन 1 का आ गया. इसको मैं नीचे लिख देता हूँ. लाइन 2 का जो पॉइंट टेबल है वो क्या आ गया? 8 -2, इक्वेशन 2 का 3 5 और -2 और 12. तो ये आपका आ गया इक्वेशन 2 से पॉइंट टेबल, और ये आपका आ गया इक्वेशन 1 से पॉइंट टेबल. तो बनाओ अब ग्राफ. यहाँ तक कुछ पूछना है? चलें आगे. ठीक है. चलो जी, अब हम बात करते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की. तो ये आपका क्या हो गया? y एक्सिस. ये आपका क्या हो गया जी? x एक्सिस. तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी जा रही है? 10. तो 2 के मल्टीपल में ले ले. 2
6, 8 और 10, यही होगा। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10। ऐसे यहाँ भी ले लो, ये भी क्या हो गया, -2, -4, -6, -8 और -10। क्लियर है अंदर? ठीक है, ठीक है जी, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये क्या हो गया आपका, 2, 4, 6, 8 और 10। चलो जी 12 भी ले लो। और ये क्या हो गया आपका, -2, -4, -6, -8 -10। एक मिनट, 12 ये वाई पर आ रहा है क्या? हाँ हाँ, ले लेना वाई में 12 हमने। चलो ये हो गया वाई डैश, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स और ये हो गया एक्स डैश। तो देखो एक पॉइंट आ रहा है आपका 10 पर 0, तो 10 पर 0 तो भैया ये हो गया, हो गया। फिर 3 पर 5, तो 2 और 4 के बीच में आएगा 3 सेंटर में, और 5 इसके बीच में आएगा, मान तो यहाँ पर आएगा कहीं, रफली समझ में आ रहा है? ठीक है, -4 पर 10, ये -4 है और इस पर 10, तो कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, तो आपका ये जो लाइन है आप एग्री करते हो, कुछ ऐसे जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी। जब बिल्कुल ग्राफिकली बनाओगे तो ऐसे जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे जाएगी। समझ में आ रहा है? तो जो लाइन है आपकी फर्स्ट इक्वेशन वाली वो ऐसे जाएगी, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट ए। ये क्लियर हो गया? ठीक है, सेकंड पर आ जाओ। 8 पर कितना, -2, ये 8 है आपका और ये -2, ये आपका हो गया -2। फिर क्या है, 3 पर 5, ये आपका 3 है, ये आपका क्या है 3 और ये 5। अच्छा, ये से इंटरसेक्ट हो गया 3 पर 5। ठीक है, और फिर क्या है, -2 पर 12, ये -2 है और ये 12 है, ये -2 है और ये क्या है आपका 12। तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे ये लाइन आपकी कुछ ऐसे जाएगी। समझ पा रहे हो? ये और ये, तो ये कॉमन पॉइंट है। जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है, x3 और y5, x3 y5। इसका मतलब जो आपने एजम्पशन में लिया था, सबसे पहले एजम्पशन ली थी आपने पेंसिल की। देयरफॉर एज बोथ लाइन्स intersect at point 3,5, that is cost of one pencil, जिसको आपने ₹x लिया था, तो x की वैल्यू 3 इक्वल टू ₹3, एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन जिसको आपने ₹y लिया था इज इक्वल टू ₹5, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, तो ग्राफिकली आपने देखा लाइन, मैंने कहा इंटरसेक्ट, अभी आपने देखा कि लाइन क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट करती है। लेकिन जब हम ग्राफिकली लीनियर इक्वेशंस में जो रिप्रेजेंटेशन होती है, हो सकता है कि, तो लाइन क्या क्या हो सकती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू लाइन्स बाय ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड से जब हम दो लाइंस की इक्वेशंस बनाते हैं, एक तो अभी आपने देखा, तो उसमें हो सकता है कि वो जो दोनों लाइन है वो क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो, जैसे कि अभी आपने देखा दोनों लाइन क्या कर रही थी, इंटरसेक्टिंग थी। या हो सकता है कि दोनों लाइंस आपस में क्या हो, पैरेलल हो, या हो सकता है कि दोनों लाइंस क्या हो, कोइंसाइड कर रही हो, यानी कि दोनों के पॉइंट ही सेम आ जाए, तो लाइन के ऊपर लाइन, यानी कि आप ऐसे समझो, इंटरसेक्टिंग का मतलब ग्राफिकली कुछ इस तरह से, ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल का मतलब कुछ इस तरह से, और कोइंसाइड का मतलब ये एक लाइन है और इसी के ऊपर सेम दूसरी लाइन का भी सेम पॉइंट है, तो वो इसी के ऊपर लाई करिए, दिस इज कोइंसाइड। अब ये तो हो गया कि ग्राफ से आप बना के देख रहे हो, ग्राफ से आप ग्राफिकली आपने बनाया और आपको पता लग गया, लेकिन बिना ग्राफ बनाए हाउ कैन वी चेक
कैन वी चेक whether given two linear equations are intersecting or parallel or coincide without making graph बिना ग्राफ बनाए क्या हम कैसे चेक कर सकते हैं? बिना ग्राफ बनाए हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये जो गिवन लाइंस है ये कैसी होंगी? बात समझ पा रहे हो? ठीक है, अब देखो दो लीनियर इक्वेशंस की बात हो रही है, तो मान लेते हैं लेट टू लीनियर इक्वेशंस भी, एक हो गई आपकी a1x प्लस b1y और कांस्टेंट हो गया c1 इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ये क्या हो गई? फर्स्ट लीनियर इक्वेशन होगी। एग्री करते हो? लीनियर इक्वेशन है। सेकंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये आपकी सेकंड लीनियर इक्वेशन होगी। ये आपकी क्या हो गई? सेकंड लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, अब देखो इंटरसेक्टिंग अगर लाइन होगी, अगर दो लाइनें ये इंटरसेक्टिंग है तो इनके जो कोफिशिएंट है उनके बीच में कैसा रिलेशन होगा कि a1 बाई a2 मैं वैल्यू निकालूंगा, यानी कि दोनों लाइंस के x के कोफिशिएंट का मैं रेशियो निकालूंगा, दोनों लाइन के y के कोफिशिएंट का मैं रेशियो निकालूंगा, और ये आपका इक्वल नहीं आएगा। जैसे आपने दोनों के रेशियो निकाले a1 बाई a2, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो बस क्लियर है बात कि भैया ये लाइन कैसी है? इंटरसेक्टिंग। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा वो इंटरसेक्टिंग ही आएगा। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? अच्छा, पैरेलल में क्या होगा जी? पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल में ये होगा आपका कि a1 बाई a2 तो आपका b1 बाई b2 के क्या होगा? इक्वल आ जाएगा, लेकिन c1 बाई c2 के इक्वल नहीं आएगा। तो समझ जाओ कि दोनों लाइंस कैसी है? पैरेलल है। कोइंसाइड में क्या होगा? कोइंसाइड में ये होगा कि a1 बाई a2 जो है आपका वो b1 बाई b2 के इक्वल होगा और c1 बाई c2 के भी क्या होगा? इक्वल। अगर तीनों ही इक्वल हैं तो लाइन क्या होगी? कोइंसाइड, अगर सब कुछ ही इक्वल है। समझ में आ गया? अब मेरी बात सुनो कि ये जो लाइन होती है आपकी, ये वाला केस, फर्स्ट वाला केस किसका है? इंटरसेक्टिंग का। इसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। समझ आ गया? ये वाली जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन को हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? नो सॉल्यूशन। और ये वाली जो कंडीशन होती है, ये वाली जो कंडीशन होती है, इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अच्छा, अब एक चीज़ और स्पेशल केस है, ध्यान से सुनना। ग्राफिकल मेथड से जो हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं वो किसका फाइंड कर सकते हैं? ओनली ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। एग्री करते हो? ग्राफिकल मेथड से सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन को ही हम फाइंड कर सकते हैं। समझा गया? इनफैक्ट जो सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है वो किसका फाइंड निकलता है? यूनिक सॉल्यूशन का ही निकलता है। सॉल्यूशन जो हम फाइंड करते हैं किसका फाइंड कर सकते हैं हम? सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन। अगर लीनियर इक्वेशन यूनिक है तभी आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। इसमें नो सॉल्यूशन और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो पता ही नहीं है कितने सॉल्यूशन है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन सिर्फ किस में निकलता है? यूनिक सॉल्यूशन में निकलता है। समझ में आ गया? तो या तो ग्राफिकली पूछा जाएगा या आपको विदाउट ग्राफिकली सीधा देख के बताना होगा, तो ये वाला कंसेप्ट लगाओगे। अच्छा, या आपसे पूछा जाएगा इसमें से कौन सा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। अब देखो कंसिस्टेंट किसको कहते हैं? जरूरी नहीं कंसिस्टेंट अच्छा ही हो, बुरे वाले को भी कहते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि एक बच्चा जो है शुरू से लेकर लास्ट तक उसके वो पास ही नहीं हुआ, तो वो भी तो कंसिस्टेंट है। तो ये वो वाला बच्चा हो गया, ये शुरू से इक्वल है ही नहीं, तो ये सॉल्यूशन क्या है आपका? कंसिस्टेंट। ये कैसा है आपका सॉल्यूशन है? ये जो पहला सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन, इसको क्या कहते हैं हम? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं।
क्या आप इसको कंसिस्टेंट कहोगे दूसरे वाले को? क्या आपके हिसाब से नो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है? नहीं, पहले तो इक्वल हो गया, फिर नॉट इक्वल, तो भैया ये क्या है? ये इनकंसिस्टेंट है। INCONSISTENT, ये आपका इनकंसिस्टेंट है और ये क्या है आपका कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन थर्ड, क्या ये कंसिस्टेंट लग रहा है? पहले भी इक्वल, बाद में भी इक्वल। तो जो सॉल्यूशन थर्ड होता है आपका, ये भी क्या होता है? C, यानी कि कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। आपको लीनियर इक्वेशन दे देंगे, कहेंगे बताओ ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो आप चेक करोगे, अगर यूनिक सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट, लेकिन नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट। यह क्वेश्चन आएगा कि बिना ग्राफ बनाए बताओ कि जो गिवन लाइन है वो इंटरसेक्ट होंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसाइड करेंगी, तो आप ऐसे बताओगे। यह क्वेश्चन आता है कि भैया चेक करो कि गिवन लीनियर इक्वेशन जो है वो कैसा ग्राफ बनाएंगे, या इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशन ग्राफिकली निकाल के दिखाओ। तो ये पूरा आपका एक तरह से क्रक्स है इस पूरी एक्सरसाइज का। दिस इज द मेन कंसेप्ट। अब साथ में बाद में एक साथ ही करोगे सारी चीज़ें, या अभी नोट करवा दूँ इसको? ये एक साथ करना है, बोलो क्या करना है? एक साथ? तो मैं चलूँ फिर। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect parallel or coincide। सिर्फ कंपेयर करके बताना है। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट देखो, क्या आपका फर्स्ट पार्ट इज 5x - 4y + 8 = 0। ठीक है, ये पहली इक्वेशन है। तो मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद A1x + B1y + C1 = 0, ऐसे करूँगा। तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5, B1 की वैल्यू -4, C1 की वैल्यू 8। इस पर कोई डाउट है तो बताओ। आनी क्लियर? सेकेंड इक्वेशन क्या है फर्स्ट पार्ट की? 7x + 6y - 9 = 0। इसको मैं कंपेयर किससे करूँगा? कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद A2x + B2y + C2 = 0 + C2 = 0। एग्री करते हो? तो A2 की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x, A2 = 7, B2 6 और C2 -9। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले फाइंड करते हैं A1/A2। नाउ A1/A2 क्या आएगा जी? 5/7। फिर हम फाइंड करते हैं B1/B2, क्या आएगा जी? -4/6। क्या ये इक्वल आ रहा है? बात यही खत्म। बिकॉज A1/A2 is not equal to B1/B2, therefore given lines intersect each other। कुछ समझ में आया क्वेश्चन? तो ऐसे देख के आपने एड्रेस कर लिया। पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 की जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है? 9x + 3y + 12 = 0 इज पार्ट 2 की फर्स्ट इक्वेशन क्या है? पार्ट 2 फर्स्ट इक्वेशन इज 9x + 3y + 12 = 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन इज 18x + 6y + 24 = 0। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, चलो जी। तो जब मैं कंपेयर करूँगा, A1 क्या हो जाएगा जी? 9, B1 क्या हो जाएगा? 3 और C1 क्या हो जाएगा? 12। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं इसको कंपेयर करूँगा तो A2 क्या हो जाएगा? 18, B2 क्या हो जाएगा? 6 और C2 क्या हो जाएगा? 24। C2 क्या हो जाएगा? 24। A1/A2 9/18, that is 1/2, that is 1/2। B1/B2 3/6, that is 1/2। ये भी इक्वल आ रहा है। अब C1/C2 भी चेक करना पड़ेगा। C1/C2
12/24 that is 1/2. 1/2 because A1/A2 equal to B1/B2 equal to C1/C2 equal to C1/C2. Therefore given lines पैरेलल होगा, coincide. Given lines coincide each other. Given lines coincide each other. कोई डाउट है तो बताओ. क्लियर हो गया यहाँ तक? चलें आगे. ठीक है, चलो जी. Next question is part third. Next question is part third. फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 6x minus 3y plus 10 equal to 0. This is the equation number 1. And second equation is 2x minus y plus 9 equal to 0. This is the equation number 2. This is the equation number 2. तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1, a1 क्या होगा जी? 6, b1 minus 3 एंड c1 10. कांस्टेंट क्या है आपका? 10. ये क्लियर हो गया? ठीक है. a2 2, b2 minus 1, c2 9. c2 क्या हो गया जी? 9. ये भी क्लियर हो गया. a1/a2 6/2 that is 3. b1/b2 minus 3/-1 ये भी 3. तो मुझे ये भी चेक करना होगा. c1/c2 10/9 क्या ये 3 आएगा? नहीं आएगा. इसका मतलब क्या है? बिकॉज a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2. देयरफॉर गिवन लाइन्स parallel to each other. Given lines will be parallel to each other. Given lines will be parallel to each other. ये एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल. क्योंकि ये है आपका नो सॉल्यूशन. इसमें कोई सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता. समझ में आ गया? ठीक है. Now next question is question number 3. On comparing the ratio a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. कंसिस्टेंट के कितने केस थे? 2. यूनिक और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. इनकंसिस्टेंट का कौन सा केस था? नो सॉल्यूशन. जैसे कि अगर आप अपना फर्स्ट पार्ट देखो. फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? 3. फर्स्ट इक्वेशन क्या है फर्स्ट पार्ट की? क्वेश्चन नंबर 3, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5. अब देखो यहाँ पर इक्वल टू 5 है, कांस्टेंट राइट साइड में. तो जब आप सेकंड इक्वेशन को लिखोगे तो उसमें भी ध्यान रखना ही कांस्टेंट राइट साइड में ही हो. या तो दोनों का लेफ्ट साइड में रखो या दोनों का राइट साइड. तो जो सेकंड, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है. और सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी? 2x minus 3y इक्वल टू 7. ये आपकी सेकंड इक्वेशन है. ठीक है. तो अगर मैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 with a1x plus b1y इक्वल टू c. अब इसके हिसाब से तो इक्वल टू c एंड a2x plus b2y इक्वल टू c2 रिस्पेक्टिवली. 1 के साथ 2 के साथ रिस्पेक्टिवली. ठीक है. तो जब आप कंपेयर करोगे तो a1 क्या हो जाएगा? 3, b1 2 इक्वल टू. ये ध्यान रखना दोनों में इक्वल टू में रखा तो यहाँ भी उसी फॉर्म में लिखा है आपने. तो c1 क्या हो जाएगा आपका? 5. कोई दिक्कत तो नहीं है. ठीक है. एंड a2 2 b2 minus 3 c2 7. c2 क्या हो गया आपका? 7. c2 7. now a1/a2 that is 3/2 b1/b2 minus 2/3 c1/c2 5/7. c1/c2 5/7. इसमें कोई डाउट है तो बताओ. हाँ जी.
ये 2/-3 था ना, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होता, न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया। वैसे इसकी ज़रूरत ही नहीं थी आपको, अगर आप देखो तो आपका यही इक्वल नहीं है। ये देखो C1/C2 की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि यही इक्वल नहीं आ रहा। अब क्या कहोगे, बिकॉज अब स्टार्टिंग से ही इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू B1/B2 दैट इज कंसिस्टेंट। अब बताओ कौन सा पार्ट करवाऊँ? थर्ड वाला पार्ट जो आपने कहा वो क्या है, थर्ड। तो थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3/2x प्लस 5/3y प्लस 5/3y इक्वल टू 7, and this is the equation number 1. This is the equation number 1. And second equation क्या है, 9x minus 10y equal to 14. This is the equation number 2. This is the equation number 2. यही है ना आपका, तो सेम इसी फॉर्म में है क्वेश्चन, यही इक्वेशन होगी। तो A1 क्या हो जाएगा जी, 3/2, B1 5/3, C1 7 इक्वल टू में रखा तो इक्वल टू वाली फॉर्म में रखना है। What about A2 9, B2 -10, C2 14। जब मैं A1/A2 निकालूंगा, आप ध्यान से समझना। अब A1/A2 जब आप निकालोगे, वंस वी फाइंड द वैल्यू, व्हेन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ A1/A2, तो A1 है आपका 3/2 और A2 है आपका 9, जिसको मैं ले सकता हूँ 9/1। समझ पा रहे हो? तो ये तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, ये आपका इक्वल टू 3/2 इंटू 1/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, दैट इज 1/6, दैट इज 1/6। ये समझ पा रहे हो? ठीक है। देन B1/B2, B1 कितना है, 5/3 और B2 है -10, जिसको आप लिख सकते हो -10/1। अब ये जो वैल्यू न्यूमरेटर में जाएगी, ये भी क्या होगी, रेसिप्रोकेट, तो इट विल बी 5/3 माइनस 1/10, माइनस तो न्यूमरेटर में रहेगा, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये भी कितना आ गया, -1/6। तो क्या ये इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिकॉज A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 दैट इज therefore consistent, given equations are, ये exactly ऐसे लिखोगे, therefore given equations are, आपसे पूछा गया ना इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट, तो आप लिखोगे therefore given equations are consistent, given equations are consistent। क्लियर हो गया? ठीक है, और कोई पार्ट पूछना है? हो जाएगा, ये बाकी पार्ट्स आपके होमवर्क में। ठीक है, चलो, दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।